जय श्री श्याम बच्चों, मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल और एनएम क्लासेस में आप सब बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कम्युनिकेबल डिजीज की संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या चिन्ह होते हैं और क्या क्या प्रिवेंशंस होते हैं उनको रोकने के लिए, और अगर संक्रामक रोग हो गया तो क्या क्या केयर करनी पड़ती है मरीज की। तो इन सब बातों के बारे में आज क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि संक्रामक रोग होते क्या हैं। संक्रामक रोग होते क्या हैं बेटा? संक्रामक रोग जिनको संचारी रोग भी बोलते हैं, जिन्हें आम भाषा में संक्रामक रोग कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से लगे, तो उसको संक्रामक रोग कहते हैं। इनका कारण बेटा वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, पैरासाइट यानी परजीवी हो सकता है। और ये रोग क्या मीडियम होता है इनका फैलने का? ये रोग अक्सर हवा, पानी, भोजन और संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। तो हम वायरल डिजीज की बात करें कि कौन कौन से वह डिजीज है कम्युनिकेबल जो वायरस के थ्रू फैलते हैं, जिनको वायरल डिजीज बोलते हैं। तो वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से बेटा? सामान्य सर्दी, फ्लू जिसको इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, डेंगू, खसरा, कोविड-19 महामारी जिसको हमारे पूरे देश ने फेस किया है, हमने भी फेस किया है। तो वो किससे? वो एक वायरस से फैली थी। और कोविड-19 वायरस, हेपेटाइटिस ए, बी और सी, HIV, एड्स, चिकनगुनिया आदि कौन से हैं? वायरस से फैलने वाले डिजीज हैं। अगर हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करें, वह रोग जो बैक्टीरिया से होने वाले होते हैं, जैसे कि कौन कौन से बेटा? ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया और प्लेग, ये सब किस चीज से होते हैं? ये सब होते हैं बेटा खतरनाक बैक्टीरिया से। अगर हम नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज जो फंगल रोग होते हैं, फंगस से फैलते हैं, कवक से होने वाले संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? कवक से होने वाले संक्रामक रोग हैं बेटा रिंगवॉर्म, एथलीट फुट, जॉक इच और कैंडिडियासिस जिसको बोलते हैं। अगर हम बात करें पैरासाइट से फैलने वाले संक्रामक रोग, वह रोग जो पैरासाइट परजीवी से फैलते हैं, प्रोटोजोआ, जैसे कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग स्पेशली कौन कौन से होते हैं बेटा? मलेरिया और कालाजार किससे फैलते हैं? ये फैलते हैं प्रोटोजोआ से। अगर हम संचरण के तरीकों की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि जो संक्रामक रोग हैं वो किन किन माध्यम से फैलते हैं, किन किन माध्यम से फैलते हैं बेटा? तो देखिए, एयरबॉर्न जो वायु के माध्यम से फैलते हैं, जिनको वायुजनित बोलते हैं। हवा से फैलने वाले जैसे कि सामान्य सर्दी, फ्लू, खसरा, कोविड-19 जो खांसने या छींकने से फैलते हैं। अगर हम जल और भोजन जनित कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, संक्रामक रोगों की बात करें, जो फूड और वाटर बॉर्न डिजीज जिनको बोलते हैं, ये दूषित जल पीने से, दूषित भोजन खाने से फैलते हैं बेटा, जैसे हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, हेपेटाइटिस ए हुआ। अगर हम वेक्टर बॉर्न कीट जनित बात करें, कीड़ों के काटने से जो संक्रामक रोग फैलते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? कीड़ों जैसे कि मच्छर के काटने से, जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ। डेंगू, मलेरिया सब क्या है? वेक्टर बॉर्न डिजीज है। अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें, वह संक्रामक रोग जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं वो कैसे? व्यक्ति से व्यक्ति छूने, हाथ मिलाने, जैसे एड्स और हेपेटाइटिस बी। अगर हम ब्लड या कोई भी तरल जो पदार्थ हैं जो बॉडी से सीक्रेट होते हैं, अपनी बॉडी से निकलते हैं, तो जैसे कि संक्रमित रक्त या संक्रमित तरल पदार्थ के संपर्क में आने से कौन से रोग फैलते हैं? HIV, हेपेटाइटिस बी और सी जैसे रोग, जो इन्फेक्टेड ब्लड और अदर बॉडी सिक्रेशन, बॉडी से होने वाला किसी भी इन्फेक्टेड सिक्रेशन से जो रोग होते हैं।
अगर हम इनडायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें, अप्रत्यक्ष संपर्क, और वो कैसे होगा बेटा? दूषित सतहों जैसे कि डोर हैंडल को छूने से। और कौन कौन से रोग होते हैं? सर्दी जुकाम जैसे कीटाणु, जैसे कि किसी भी आप ऑफिस में देख लो, अपने घर में देख लो, कोई भी सर्दी जुकाम से इन्फेक्टेड है, उसने घर का दरवाजा खुला, उसके हाथ के थ्रू वो कीटाणु कहाँ लगे? आपके डोर हैंडल पे लग गए। वहीं एक स्वस्थ व्यक्ति आया और उसने उसी डोर हैंडल को छुआ तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो उस रोग का वाहक बन गया बेटा। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज में। जो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज की वो है बेटा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, और डिप्थीरिया क्या है बेटा? यह एक गंभीर जीवाणु संक्रमण जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, मुख्य रूप से नाक और गले को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया में क्या होता है? आपके नाक को और गले को जो जीवाणु है मुख्य रूप से इन दो चीजों पे अटैक करता है, जिससे क्या होता है बेटा? सांस लेने में कठिनाई होगी क्योंकि नाक को इफेक्ट कर दिया, निगलने में कठिनाई होगी क्योंकि गले को इफेक्ट कर दिया, और इसमें गले में भूरे रंग की झिल्लियां बन जाती है। देखिए आप, गले में भूरे रंग की यहाँ पे झिल्लियां बन गई। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है बेटा? ये कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया से होता है, और टीकाकरण से ही इसको रोका जा सकता है। प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन करवाने से डिप्थीरिया से बचाव हो सकता है। तो डिप्थीरिया का को हिंदी में भी डिप्थीरिया ही बोलते हैं बेटा। यह अत्यधिक संक्रामक, हाईली कंटेजिनियस डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह आमतौर पर गले, नाक, टॉन्सिल्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको प्रभावित करता है, जो झिल्ली है उसको प्रभावित करता है। लक्षण क्या होते हैं इसमें? इसमें गले में एक मोटी भूरी परत बन जाती है बेटा, जिससे क्या होता है? कभी कभी ब्लीडिंग होती है, खून भी बहता है, और उस ब्लीडिंग से, उस परत से क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, निगलने में कठिनाई हो जाती है। तो कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है ये। इसके श्वसन और त्वचा संबंधी रूप से होते हैं। डिप्थीरिया किसको अटैक करता है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, आपकी स्किन को अटैक करता है। और गंभीर मामलों में क्या होता है? ये जानलेवा हो सकता है बच्चों, खासकर बच्चों में, और यह है हृदय, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये किस किस को इफेक्ट कर सकता है? ये आपको हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, आपकी किडनी को इफेक्ट कर सकता है, आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और इसका एकमात्र इलाज है, वो क्या है बच्चों? वैक्सीनेशन। डिप्थीरिया से बचाव का कौन सा इलाज है? वैक्सीनेशन। अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि मुख्य लक्षण कौन से हैं, तो देखिए बेटा, गले में सूजन आना, ठंड लगना, सांस लेने में कठिनाई होना, बुखार, गले में खराश या फिर खांसी आना, कमजोरी होना, नाक बहना, जी मिचलाना, उल्टी होना, ठंड लगना या हेडेक होना, गले में दर्द या सूजन। जो शुरुआती लक्षण होते हैं डिप्थीरिया के, उसमें क्या होता है शुरुआती लक्षण में बेटा? जो गले में खराश सी फील होगी, खरखर सा फील होगा, और पेन होगा, दर्द होगा। गले में जो झिल्ली है, जो थ्रोट की मेम्ब्रेन है, आपके गले की जो झिल्लियां हैं, संक्रमण के कारण गले और टॉन्सिल्स पर एक मोटी स्लेटी और नीली सफेद झिल्ली, एक परत सी बन जाती है, जो खून के साथ निकल सकती है और सांस लेने में रुकावट पैदा करती है। क्या करती है? इसमें ब्लीडिंग हो सकती है और आपको सांस लेने में रुकावट पैदा करती है। अगर हम डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग की बात करें, सांस लेने में तकलीफ की बात करें, तो झिल्ली के कारण वायु मार्ग क्या होता है बेटा? संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। अगर हम फीवर है, अगर कोई भी डिजीज है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, तो बुखार तो आएगा ही आएगा। तो इसमें हल्के से मध्यम बुखार हो सकता है। आपकी गर्दन में सूजन हो सकती है, गर्दन की जो लिम्फ ग्लैंड्स है, लिम्फ ग्रंथियां हैं, वह सूज जाती हैं, और उनमें क्या होता है बच्चों? उनमें दर्द होता है। वीकनेस और थकान महसूस होगी, कमजोरी होगी आपको, और बहुत थकान महसूस होगी, रोगी को अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होती है इसके अंदर। अगर हम और लक्षणों की बात करें तो इसमें निगलने में कठिनाई होगी, भूख कम लगेगी, सिरदर्द हो सकता है, ठंड लग सकती है, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, हृदय गति तेज हो सकती है, स्पेशली किनमें? स्पेशली बच्चों में। अगर हम स्किन डिप्थीरिया की बात करें, डिप्थीरिया दो चीजों को इफेक्ट करता है बॉडी के, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को और आपकी स्किन को।
तो स्किन को किस तरीके से डिप्थीरिया इफेक्ट करता है? देखिए, आपके त्वचा पर पीले धब्बों या घावों के रूप में हो सकती है, जिस पर ग्रे मेम्ब्रेन क्या होगी? ग्रे झिल्ली आ जाएगी। और गंभीर मामलों में, सीवियर केसेस में क्या हो सकता है स्किन डिप्थीरिया में? यह आपके हार्ट को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी किडनी को प्रभावित कर सकता है और इवन जानलेवा स्थिति भी पैदा कर सकता है। अगर हम केयर की बात करें कि डिप्थीरिया के पेशेंट को किस देखभाल की, किस केयर की आवश्यकता है, तो इमीडिएट डॉक्टर एंटीबायोटिक्स और डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिक्स देते हैं इसके अंदर, जो संक्रमण से लड़ते हैं और शरीर पर इसके प्रभावों को मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं। सांस लेने में मदद, गंभीर मामलों में वायु मार्ग को खुला रखने के लिए सहायता, जैसे कि वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। और आइसोलेशन करते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इसमें पेशेंट को क्वारंटीन कर देते हैं ताकि वह संक्रमित व्यक्ति दूसरों को संक्रमित ना कर सके। तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको, जो संक्रमित व्यक्ति है स्वस्थ व्यक्तियों से उसको अलग रखा जाता है, उसको क्वारंटीन रखा जाता है ताकि संक्रमण ना फैले। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि डिप्थीरिया को कैसे रोका जा सकता है, डिप्थीरिया को कैसे रोका जा सकता है, तो बेटा मैंने आपको बताया था डिप्थीरिया का एकमात्र इलाज है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन डिप्थीरिया का क्या है एकमात्र? वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। ये सबसे प्रभावी तरीका है। टीकाकरण से डिप्थीरिया होगा ही नहीं। डिप्थीरिया का टीका लग जाएगा तो बच्चा सिक्योर हो जाएगा, वो प्रॉब्लम उसको होगी ही नहीं। तो डीपीटी का टीका लगता है, पहला टीका डीपीटी का टीका लगता है बेटा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस का टीका लगता है, और ये लगता है 6 वीक्स पर। जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तो उस पे डीपीटी का पहला टीका लगता है। पहले डीपीटी का 6 वीक्स पे लगता था, फिर 10 वीक्स पे लगता था, फिर जो थर्ड डोज है वो 14 वीक्स पे लगती थी। लेकिन अब जो नया टीका आया डिप्थीरिया की जगह, वो आ गया, वो कौन सा आ गया बच्चों? वो आ गया पेंटावेलेंट। इसके अंदर, पेंटावेलेंट के अंदर ही डीपीटी टीका जो पहले लगता था, प्लस हेपेटाइटिस और बी और हिप का टीका ऐड हो गया। पेंटा यानी 5 वैक्सीन का समूह। तो इसके अंदर डिप्थीरिया का टीका लगता है। किस किस वीक्स पे लगता है डिप्थीरिया का टीका? पहली बार जब बच्चा 1.5 महीने का आता है बेटा, 1.5 मंथ का आता है, तो उसको डिप्थीरिया का फर्स्ट डोज लगती है। जब बच्चा 6 वीक्स, पहली डोज लगेगी 1.5 महीने या 6 वीक्स पे। दूसरी बार जब बच्चा 2.5 महीने का या 10 वीक्स पे आता है तो डिप्थीरिया की सेकेंड डोज लगेगी, जो किसमें है? पेंटावेलेंट में है डिप्थीरिया। जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाता है, 14 वीक्स भी बोल सकते हैं इसको, 14 वीक्स, तब डिप्थीरिया की थर्ड डोज लगेगी। उसके बाद में जब बच्चा 1.5 ईयर्स का हो जाता है, 1.5 साल का हो जाता है, तो उसकी डिप्थीरिया की बूस्टर डोज लगती है बच्चों, बूस्टर की फर्स्ट डोज लगती है। जब बच्चा 5 ईयर्स का हो जाता है तो डिप्थीरिया की जो डीपीटी का टीका लगता है, उसके अंदर डिप्थीरिया भी है, डिप्थीरिया की बूस्टर डोज सेकंड लगती है इसके अंदर। उसके बाद में भी यही समाप्त नहीं होता, जो अपना नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें डिप्थीरिया का टीका यही फिनिश नहीं होता। उसके बाद में भी गवर्नमेंट ने इतने अच्छा प्रावधान कर रखा है इस बीमारी से बचने के लिए। उसके बाद में भी जब बच्चा आपका 10 साल का हो जाएगा तो डीटी की डोज लगती है फर्स्ट, डीटी का टीका लगता है, डिप्थीरिया का टीका लगता है टेटनस के साथ। और जब बच्चा 16 ईयर्स का हो जाएगा, ध्यान से सुने, जब बच्चा 16 साल का हो जाएगा तब डीटी की सेकेंड डोज लगती है टेटनस के साथ में। डिप्थीरिया का टीका जब बच्चा 16 साल का हो जाएगा तब लगती है। तो कहीं ना कहीं अगर जो कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाते हैं समय समय पे, तो आपका बच्चा वैसे ही सेफ हो जाएगा डिप्थीरिया की प्रॉब्लम से। तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि 6 सप्ताह की उम्र में डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस, इसमें आप बेटा अपना चेंज कर लें कि अब डीपीटी के जगह पेंटावेलेंट का टीका आ गया, पेंटावेलेंट का टीका आ गया, ठीक है। और उसके बाद में वयस्कों में मैंने बता ही दिया आपको कि 10 साल पे डीटी की फर्स्ट डोज लगेगी, 16 साल पे डीटी की सेकेंड डोज लगेगी। अब साफ सफाई, हाइजीन की बात करें तो हाइजीन में क्या करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए डिप्थीरिया की?
बार बार हाथ धोना साबुन और पानी से, ताकि जो बैक्टीरिया अगर आपके हाथों में है तो वो साबुन और पानी से वॉश हो जाएगा। छींकते या खांसते समय मुंह ढकना, रुमाल रखनी चाहिए। अगर आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है तो आप अपने मुंह को कवर करें ताकि आप दूसरे किसी को भी इन्फेक्ट ना करें। अवॉइड कॉन्टेक्ट, अगर संक्रमित व्यक्ति के करीब जाने से बचें, उसकी इस्तेमाल की हुई चीजों को ना छुएं। एंटीबायोटिक्स, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले रोगों को डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक्स का कोर्स लेना पड़ता है। तो इन सब चीजों को अपना के, वैक्सीनेशन को अपना के, समय पर टीकाकरण करवा के और डॉक्टर से एडवाइस लेके आप इस प्रॉब्लम से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, क्या लक्षण हैं। उसमें जो मेन संक्रामक रोग है बेटा डिप्थीरिया। और ऐसे ही नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज के लिए नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहें हमारे साथ। अगली क्लास में हम दूसरे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ाऊंगी मैं आपको। मेरी क्लास मुझे सुनने के लिए, मेरी क्लास लेने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।